नमस्कार। आओ भारत की अर्थव्यवस्था ठीक करें कार्यक्रम के लिए जरूरी प्रारंभिक विवरण के 14वें अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र। 13वें अंक में हमने शिक्षा की अर्थव्यवस्था और एक शिक्षित अर्थव्यवस्था पर चर्चा की थी और अंत में कहा था कि 14वें अंक में हम सरकार के बारे में बात करेंगे, गवर्नमेंट, इकोनॉमी ऑफ गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक गवर्नमेंट के बारे में बात करें। लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो बीच में छूट गया था कि सरकार को पैसे कौन देगा, खेती कहाँ से होगी, उस पर एक चर्चा करना जरूरी है। गवर्नेंस पे हम अंत में चर्चा करेंगे। तो आज की चर्चा एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, एग्रोनॉमी या कल्चरल इकोनॉमी, इस पर चर्चा करेंगे कि हमारी इकोनॉमी सिर्फ एग्रीकल्चर होनी चाहिए या सिर्फ पैसे का ही लेन देन है कि एक कल्चर होना चाहिए कि हम इकोनॉमी कैसे है। तो भारत में तो कहते हैं कि हमारा कल्चर जो है वह एग्रीकल्चर, वह उस कल्चर जैसे नहीं है जैसे खून का कल्चर बनता है, पेशाब का, मलमूत्र का कल्चर से बढ़ाई हुई चीजें हैं। यह एक लंबे समय में तरासे हुए कल्चर है। जब सभ्यता की शुरुआत हुई तो सबसे पहले खेती कल्चर शुरू हुआ, एग्रीकल्चर। तो वहां से चीजें शुरू होती हैं। तो आज भी भारत की इकोनॉमी डूम करती है या बूम करती है, उसमें महत्वपूर्ण योगदान उपज कितनी हुई, पैदावार कितनी हुई, खेती से संपदा कितनी निकली, इस पर चर्चा होती है। तो यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमारी इकोनॉमी बनी रहे और भारत जैसे तमाम देश, इन सब के लिए। और एक मान के चलो कि कोई भी देश, चाहे वो सिंगापुर हो, ताइवान हो, बिना खेती के 100 वर्ष से ज्यादा जी नहीं सकता। या तो उसको किसी से दोस्ती करनी पड़ेगी, किसी के साथ मिलना पड़ेगा, या खत्म हो जाने के लिए तैयार रहना होगा। तो भारत में जो कहते हैं कि इकोनॉमी जो है उस तरह से बड़ी कि हम अपना रोटी पैदा करें, रोटी बनाएं और रोटी खाएं भी। प्रोड्यूस योर केक, मेक योर केक एंड ईट इट टू, उस पर आधारित रही, स्वयं कंजम्पशन पैटर्न पर रही। ऐसा नहीं था कि हमने इकोनॉमी इस आधार पर बनाई कि हम पैदा करेंगे, दूसरों को भेजेंगे, हम फैक्ट्रियों में माल लगाएंगे, दूसरों को भेजेंगे, फिर वो हमें पैसा देंगे, फिर हमारे घर में चूल्हा चलेगा। भारत की इकोनॉमी हमेशा से इस बात पर आधारित रही कि हम उपज करेंगे, वनोपज, खेती से उपज करेंगे और एक बहुत संयम के साथ उपज करेंगे, जिससे कि हमारी ये ऐसा न लगे कि हम सिर्फ बनिए हो गए हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। पूरी की पूरी कल्चर उस पर आधारित था कि हम कैसे चले। तो कंजम्पशन पैटर्न में हमारे यहाँ ज़्यादा हो जाएगा तो हम पड़ोसी को देंगे, और ज़्यादा होगा तो हम पूरी दुनिया में बांटेंगे, बिना इस बात की परवाह किए कि वो हमें कुछ देता है या नहीं देता है। अगर कुछ जरूरी है तो हम लेन देन की बात कर सकते हैं, अन्यथा एक डिसेस्ट्रस में, आपदा में हम वह फ्री भी देने के लिए तैयार रहते हैं। इस तरह की इकोनॉमी भारत में विकसित हुई। तो इसमें किसानों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। और कहते भी हैं कि जैसा खाना, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा नशा वैसी दशा। तो इसमें खाद्यान्न जो खाने का है महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है कि हमारा मन कैसा रहे। तो एक पूरे सांस्कृतिक तरीके से, कल्चरली भारत की एग्रीकल्चर विकसित हुई। आज भी आप देखोगे कि भारत के सारे त्यौहार, 30 त्यौहार खेती के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आएंगे। एक फसल होती है तो जुलाई से अक्टूबर तक, तो अक्टूबर में बहुत सारे त्यौहार एक साथ आते हैं। जुलाई की फसल हो जाए तो रक्षाबंधन से शुरू होकर दिवाली और जो गंगा दशहरा है और उसके बाद कार्तिक मास की पूर्णिमा तक त्योहारों की झड़ी लगी रहती है। उसके बाद जनवरी के बाद 2 महीने का गैप होता जनवरी तक,
नवंबर दिसंबर में जब बहुत ठंड पड़ती तो 2 महीने का गैप रखा गया था, जिससे कि ज़मीन अपनी उपजाऊ जो शक्ति है वो पुनः प्राप्त कर सके। इसके बाद दिसंबर के आसपास से मार्च तक की एक फसल होती थी, मार्च अप्रैल में कटती थी, और उसके बाद मई और जून में फिर से उसको विश्राम दिया जाता। तो गर्मी में लोग भी विश्राम करते थे। उस दौरान कोई त्यौहार भी नहीं है। अगर आप देखें भारत में तो मई और जून में कोई त्यौहार नहीं। तो पूरा सांस्कृतिक रूप से इसको विकसित किया गया था। ऐसा कहा गया था कि ज़मीन में 2 फसल है, रबी की, खरीफ की, जो आज भी होती है, और बीच में 2-2 महीने का अंतराल, जिससे कि लोग तैयारी कर सकें, ज़मीन अपनी तैयारी कर सके, और बाकी चीज़ें जो खरपतवार है वो खाद में बदल सके, उसको जलाना ना पड़े, उस तरह की चीज़ें हुई। कालांतर में गिरावट शुरू हुई करीब 3000 साल पहले से, जब से कुछ लोग कहते हैं कि कलयुग के पदार्पण के कारण शराब वराब लोगों ने शुरू की। तो जो खेती होती थी वो भारत में कहते हैं कि ऋषि और कृषि सम्मानीय है। भारत प्रकृति प्रधान देश है। कुछ लोग जो आज कहते हैं ना कि खेती प्रधान देश है, ऐसा नहीं है। भारत हमेशा से प्रकृति प्रधान देश रहा है। ऋषि और कृषि सम्मानीय रही है, दूसरे नंबर पर रही है। लेकिन गड़बड़ी हुई तब से जब से कि जो नंदी है, सांड है, उसको बदिया किया जाने लगा। तो जब तक कल्चर था ऋषि और कृषि, तो ऋषि खेती हमेशा नंदी से होती रही, सांड से होती रही, और गाय सम्मानीय रही। कहते हैं कि जो सभ्यता में जमीन पे गाय, भैंस, भैंसा, नंदी, घोड़ा उसी तरह हैं जैसे जंगल में शेर, बाघ, हाथी। तो उसी तरह से एक पूरे परिवार की तरह चीज़ें रहती थी। गाय है सम्मानित। लेकिन जैसे ही 2500-3000 हजार वर्षों का गिरावट है, नंदी को बदिया करके बैल बनाया गया, चीज़ें बिगड़ गई। चूंकि नंदी को संभालने की ताकत खत्म हुई तो बैल बनाना मजबूरी हुई, और बैलों का हाल जानते हो। आज भी भारत में तो टर्म नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में अगर वो टर्म देखो तो जिसके बैकयार्ड में बुल है, दोज हु हैव बुल इन देयर बैकयार्ड दे कैन बुली अदर्स। वो दूसरों को बुली कर सकते हैं। तो बुली टर्म आज भी है, स्कूलों में भी होता है कि ही इज बुलिंग अस। किसी राष्ट्रपति किसी देश के लोगों को कहते हैं कि दे आर बुलिंग। भारत जैसे लोग बुली नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनके बैकयार्ड में बुल खत्म हो गए। स्पेन जैसे देश बुली कर पा रहे हैं क्योंकि उनके बैकयार्ड में बुल है। तो इफ यू डोंट हैव bulls in your backyard, you will get bullied. You will not be able to bully others. You will get bullied. फिर आपका नेता भी पूरी दुनिया में जाएगा, दिखाएगा तो बहुत शान, या दिखाएगी बहुत शान, लेकिन बुली होके ही आएगी क्योंकि बैकयार्ड में ताकत नहीं रही। और बैल की तरह वो यूज हो जाएगा। और जिसके यहाँ बैल हो गए उसकी क्या हालत होती। तो भारत में तो कई धर्म भी हो गए कि उनके भिक्षुओं को उन्होंने बैल की तरह जोत लिया। विदेशों में अभी कुछ धर्म जो भारतीय धर्म से, जैसे बौद्ध से क्रिश्चियनिटी आई, तो उन्होंने भी फादर को कहा शादी नहीं कर सकते भाई, बच्चे पैदा नहीं, सेलिब्रेट हो जाओ। सेलिब्रेट हो जाओ मतलब बैल हो जाओ। तो मन के अंदर तो बहुत आक्रामकता है, लेकिन बाहर बैल की तरह हो गए, और पूरा व्यभिचार फैल गया कई जगह। क्योंकि अगर चीजें जहां से निकलनी चाहिए वहां से नहीं निकलेंगी तो ऑब्सेशन बनेगा, सप्रेशन, एनी फोर्सफुल सप्रेशन बिकम ऑब्सेशन। किसी को ताकतवर तरीके से दबाया जाए तो वह उसका इच्छा शक्ति उस बारे में बहुत ज़्यादा हो जाती है, और फिर वो गलत जगह से निकलती है, तो बहुत सारी चीज़ें गलत गलत दिखाई देंगी आपको। तो भारत में ऐसे धर्म हैं दुनिया में, और आज भी कई राजनीतिक दलों के जो दूसरे दल हैं उनके यहाँ भी कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो चाहे महिलाएं हों पुरुष हों उनको शादी नहीं करनी है, बैल की तरह जोतना आसान हो जाता। तो जिनको बैल की तरह जोतना शुरू किया खेतों को, तो उन किसानों की दुर्दशा हो गई। तो एक जमाने में जो किसान, जो खेती
राज्य की आय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका या मुख्य भूमिका वही निभाता था, आज सबसे बुरी दुर्दशा में जी रहा है। उसको बहुत सारे क्रैचेस जो लंगड़ों को चलने के लिए मिलते हैं, उसकी मदद के बाद भी उसकी हालत खराब है। बजाय उनके कि जो उससे व्यापार करते हैं, बिचौलियों की हालत ठीक है। लेकिन जो खेती में गए, क्योंकि उनको श्राप मिल गया, गाय श्रापित हो गई, गाय ने श्राप दिया आपको, क्योंकि आपने उसके बछड़े को बदिया कर दिया। तो ये एक आज अगर हमको पुनरुत्थान करना है तो इस बारे में बहुत जरूरी सोचना होगा कि हम नंदी से खेती कर सकते हैं, बैल बदिया बनाना बंद कर सकते हैं, नहीं तो दुनिया में हम हमेशा इसी तरह से बुलीड होते रहेंगे और बहुत सारे लोग बैल की तरह जोते जाते रहेंगे, फिर चाहे वो कितने ही चिल्लाएं, कितने ही भाषण दें। और ऐसे बहुत सारे साधु संत जो गाय गाय चिल्लाते हैं, नंदी पे चुप रहते, ऐसे पाखंडियों का प्रचार प्रसार बढ़ता रहेगा, उनकी रईसी बढ़ती रहे। ऐसे लोगों की रईसी ही बढ़ती रहे जो खेती के उत्पाद में बिचौलिए का काम करते हैं, खेती नहीं करते हैं। कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं खेती में ना सांप कीट पतंगे मारे जाते हैं, इसलिए हम तो भाई अहिंसा तत्व है। तो ऐसे धर्म हिंसा के शिकार हो गए। तो ऐसे कई धर्म जो दुनिया में फैले, उसके बाद कहावत भी हो गई कि जहां जहां इन लोगों के कदम पड़े वहां वहां बंटाधार हुआ, वो देश गुलाम हो गया। तो ये इतनी भयावह स्थिति है, इसलिए किसान का मुद्दा, खेती का मुद्दा हमने शुरुआत में लिया, गवर्नमेंट का मुद्दा हम बाद में लेंगे, गवर्न कैसे करना। तो एक तो श्रापित हो गए, इनकी ताकत कम हो गई किसानों की, पूरे पूरे देश की ताकत कम हो गई, देश गुलाम हुआ। यहां तक हालत हुई कि जो गंगा वैशन है, जहां उपजाऊ जमीन है, प्रचुर मात्रा में पानी है, हमेशा सूरज चमकता, लोग भी मेहनती, जहां जंगल के कारण विदेशी सेना आने में डरती थी गंगा, वहां लोगों की हालत इतनी खराब हो गई किसानों की कि वहां करोड़ों लोग भूख से मारे गए 1910 से 1940-47 के बीच। तो इतनी भयावह स्थिति हुई। एक जमाना ऐसा भी आया कि नील उगाने के लिए उनको प्रेशराइज किया, जिससे बहुत दिक्कत होती है, और उन्होंने खेती गिव अप कर दी। तो एक जमाने में जो व्यापार में या जो कार्य में कहा जाता था, उत्तम खेती सबसे अच्छी खेती है, मध्यम व्यापार, निकृष्ट चाकरी, चाकरी जो नौकरी है, सरकारी नौकरी, प्राइवेट कोई भी हो, सैनिक बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, वो निकृष्ट है, और भीख जो है, भिक्षा निदान है। धर्म का कुछ ऐसा प्रचार हुआ कि भिक्षा देही सर्वोपरि हो गया। उसके बाद सरकारी नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए तभी शादी होगी, उसके बाद व्यापार आ गया, और चौथे नंबर पे खेती हो गई। तो कहावत इतनी भयावह थी कि उल्टा इसका आ गया नील की खेती के समय कि खंती खुरपी खो डाली, औजार खो गए, खंती खुरपी खो डाली, खेती करी जी ने झक मारी। जिसने खेती करी उसने झक मारी, बेगारी करी, क्योंकि इतनी लगान लेने लगे, आप में ताकत थी नहीं खड़े होने। तो एक तो खेती के मुद्दे पे ये, और आज ये मुद्दा बहुत ज्यादा दूसरे तरह से हो गया कि जब से ट्रैक्टर आए तो बैलों की भी जरूरत नहीं रही। अब कहते हैं रोबोट आने वाले हैं, तो ट्रैक्टरों की भी जरूरत नहीं, जो थोड़ी बहुत बची हुई थी खेती के लिए आदमियों की जरूरत वो है नहीं। ऐसी पिक्चरें भी आई हैं कि खेती रोबोट कर रहे हैं, खाद्यान्न कब देना है, फसल कब देना है, ये डिसीजन आर्टिफिशियल कृत्रिम ज्ञान ले रहा। असल बैकयार्ड में है, असल पीछे, और कृत्रिम ज्ञान आगे। ये जमाना आने का है, रोबोट्स चलेंगे, ऐसे कई देशों में हो भी गया है शुरू। और वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड होगा, जिससे कि बहुत अपज हो। किसान घर में रिक्लाइन चेयर पर बैठे होंगे, मोटे हो जाएंगे, फिर बीमार होंगे, फिर उन्हीं की दवाइयां खाएंगे और फिर मर जाएंगे। तो ऐसा जमाना आ रहा था, इसलिए इस किसानों को सबसे ज्यादा जागरूक, और देश को भी, नेताओं को इधर उधर भागने की बजाय कि दुनिया मेरी ये शान है, खेती पे आने की जरूरत है। एक नेता ने कहा भी था कि हम किसानों की फसल से इनकम दुगनी कर देंगे। वो 7-8 साल हो गए, वो हुआ नहीं, क्योंकि सिंसियर एफर्ट नहीं है। भाषणों से काम नहीं चलता,
सीरियस एफर्ट चाहिए, और सीरियस एफर्ट यहाँ हम कुछ बता रहे हैं। और अगर इसमें पढ़ना है कुछ, तो पिछले 23 वर्षों में हमने पूरे देश में घूम के, और बहुत सारे लोग, जिसमें कृषि मंत्री से लेके किसान, बिचौलिए व्यापारी, मंडी के आड़ती, सब शामिल हैं, उन सब से चर्चा की। तो इसमें कुछ तो 2005 में हमने लिखा था, 7 में पब्लिश हुआ, मीता जीवन शैली प्रारूप। इसमें एक टॉपिक एग्रीकल्चर का है, एक एग्रोनॉमी का है। दूसरी किताब भारत की नज़र में वैश्विक व्यवस्था में, एक पूरा का पूरा किसान है कि इनकी दुर्दशा कैसे हुई। फिर एक डिवाइन कृषि बुक है, उसमें गाय के बारे में, थोड़ा पानी के बारे में और चीज़ें दी हैं, गवर्नेंस के बारे में। फिर एक जो लास्ट में आई कि अल्टरनेट इकोनॉमी, प्राकृतिक व्यवस्थित अर्थव्यवस्था कैसे होती जो भारत की थी, उसमें एक पूरा टॉपिक एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर पे है, वो आप पढ़ सकते हैं। तो ये बैकअप में आप कह सकते हैं कि ये कहाँ मिलेगा और डिटेलिंग, तो आपको वहाँ इस पर पूरा डिटेलिंग मिल जाएगा। जो बहुत सारे डिस्कशन है, जिसमें आदिवासियों से भी डिस्कशन है, ऐसे लोग भी हैं डिस्कशन जो अभी भी नंदी को नंदी रहते हैं और गाय का पूरा दूध पीने देते हैं। उनसे कहा कि भाई आप गाय का दूध नहीं देते? बोले नहीं। क्यों? अरे भाई बछड़ा नहीं पिएगा तो कल के दिन खेती में क्या करेगा, उसको मेहनत कहाँ से आएगी, उसमें ताकत कहाँ से आएगी हल चलाने की। और आज पूरे देश में दूध की नदियां बह रही हैं, क्योंकि आपने नंदी को तो बदिया कर दिया, जरूरत नहीं है ट्रैक्टर से काम। देश में इतने ट्रैक्टर हो गए कि पूरी फसल में 10 बार जोत लें, तो धंधा चल रहा है, जरूरत है नहीं। आवश्यकता आविष्कार की जगह, आवश्यकता आविष्कार की माता है, जननी है की जगह आवश्यकता अब पैदा करो, क्योंकि हमने प्रोड्यूस कर दिए ट्रैक्टर। तो सरकार फसल में किसानों को सहयोग देने के लिए ट्रैक्टर सस्ते कर देगा, हार्वेस्टर सस्ते कर देगा। जो धान को भूसा और धान अलग करने वाले, उसको मिल्स को अलग कर सब्सिडी दे। किसानों को कुछ नहीं, किसानों को साल में 3 बार एक ऑनरेडियम देते हैं 2-2 हज़ार रुपये का, उसके लिए भी लाइन लगती है। देश में 11 करोड़ लोग को वो देते हैं और अपना कॉलर ऊंचा करते हैं कि हम दें। बात ये नहीं है कि ऑनरेडियम दे रहे हैं, ज़्यादा दें, बहुत अच्छी बात, लेकिन 2,000 रुपये 4 महीने में, 6,000 रुपये के लिए भी लाइन लगे। इतनी जमीन है और इतने लोग हैं, 80 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, फिर भी आप एआई की बात कर रहे हैं, फिर भी आप रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, फिर आप जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स की बात कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि अज्ञानता का एक आडंबर मंत्रालय में और भारत सरकार में और जो भी तथाकथित एडमिनिस्ट्रेशन में घुस गया है, कृषि मंत्रालय, सारे लोग। नहीं तो ये जरूरत ही नहीं थी इन सब चीजों की चर्चा करने। खेत में जाए, मैदान में जाए। गायों को आइटम माना आपने, फसल को आइटम माना, तो लोगों ने आपको आइटम मान लिया। और जिन्होंने इसके आगे बहुत भयावह है, जिन्होंने कुछ नंदियों को छोड़ दिया कि गायों को गर्भवती करें, बछड़े हों पहले, उनके यहाँ चूंकि एक नंदी 10-15 गायों के साथ संभोग करेगा, बच्चों के साथ, तो व्यभिचार फैला, इंसेस्ट फैला। और जिन्होंने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की शुरुआत करी, उनके यहाँ तो क्या क्या नहीं हो रहा है आप सोच नहीं सकते। व्यभिचार की पराकाष्ठा कह सकते हैं आगे, सब में आ गई, और मांस मज्जा खून हवा में आ गई, ऐसा कह सकते हैं पूरी। यहाँ एक चीज और है कि जिन्होंने गाय को गाय समझा, आइटम समझा, और जब तक दूध देती रही उसका सम्मान किया और बाद में उसको खा गए, ऐसे सारे समाज दुनिया में देखें तो उनकी स्त्रियां वेश्यालयों में ज्यादा वेश्या हैं बजाय हिंदू धर्म की। बड़ा अजीब लगेगा ये कंपैरिजन, लेकिन आप पूरी दुनिया में देखें तो जो गाय का मांस खाते हैं, बीफ खाते हैं, उनके समाज में, उनके धर्म में वेश्याओं की संख्या ज्यादा है बनस्पत उस समाज में जो गाय का मांस नहीं खाते। ये बड़ा स्टेटमेंट है, बट कोई भी देख सकता है। 25 वर्षों में हमने पूरी दुनिया के आकलन देखे, हम कह सकते हैं। और वहां उस समाज में महिलाओं को फीमेल राइट्स के लिए लड़ना पड़ता है।
जबकि भारत में ये राइट्स आदमियों से ज़्यादा है। देवी की तरह अभी भी किसी भी घर में चले जाओ, बेटियों का राइट्स बाप के सामने मतलब खुल के है। मुस्लिम समाज में भी है। बड़ा अजीब लगेगा, भारत में ये अभी भी चला आ रहा है, बीवी आराम से। तो वो एक चीज़ें, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि अन्न मन को बनाता है। इसलिए पूरे मन को ठीक करना है दुनिया को, तो इस पे ध्यान देना जरूरी है। फसल क्या लगे ये जरूरी है। इसके लिए समाज में आकाशवाणी की जरूरत तो है, भारत सरकार की, या कोई अच्छी मोबाइल की कंपनी, या कृषि कैसे करें इस पर सलाह है, लेकिन स्थानीय एक बुद्धिमत्ता केंद्र जरूरी है, स्थानीय लैब जरूरी है। कि अगर देश को खाद्यान्न सुरक्षा चाहिए है तो गेहूं और चावल से ही नहीं आएगी, सारी फसलों से आएगी, जिससे उसकी उर्वरकता, उसकी रासायनिकता, उसकी अम्लीयता, क्षारीयता बरकरार रहे। बदल बदल के फसलें लगाने का था। पेड़ इतने नहीं काटने हैं कि जमीन बंजर हो जाए। साल में 2 फसल ही लगानी है। पंजाब जैसे इलाके में जहां पानी भरपूर है, उत्तरी उत्तर प्रदेश में कुछ और जगह 3-3 फसल लगाई। और काय की? चावल की। चावल जुलाई से अक्टूबर तक तो ठीक है, बाकी तो आप ग्राउंड वाटर से, तो वहां की जमीन बंजर होने लगी। और आप इसका नज़ारा मेरी बात का इस बात से लगा सकते हैं कि इन सारे इलाकों में ऊंट आराम से घूमते हैं, रेगिस्तान का प्राणी आराम से घूमता है। आप कहोगे इससे क्या मतलब? अगर कहीं शेर घूम रहा है तो जंगल ही हो गया ना। हाँ, तेंदुआ आ जाता शहर में, वो अलग है, कभी कभी एक आध आ जाता, लेकिन अगर शेर घूम रहा है, सारे जंगली जानवर घूम रहे हैं, तो वहाँ जंगल होगा। अगर मछली तैर रही है तो पानी होगा, और ऊंट चल रहा है तो वहाँ रेगिस्तान हो गया। तो पूरा बिहार, पूरा पंजाब ये रेगिस्तान, वैसे पूरी दुनिया में। तो रेगिस्तानी को रोकना है। इसके लिए पेड़ कितने होने चाहिए, फसल कितनी होनी चाहिए, ये एक पूरी की पूरी चर्चा का विषय। इस पे एक पूरी की पूरी किताब 62 पेज हमने लिखी, सरकार को भेजे। किताब का नाम काम की बात है, हमने एडिट किया है, वंदना चौधरी ने लिखी है। उसमें 62 पोस्ट कार्ड हैं, अलग अलग समस्या कि कैसे पेड़ कटने से जब पानी के साथ बिजली गिरती है तो लोगों के मरने की संख्या बढ़ जाती है। कि अगर पेड़ रहेंगे तो जो सबसे ऊपर होगा वो टावर का काम करेगा और बिजली वहाँ चली जाएगी। लेकिन चूंकि सारे पेड़ काट दिए, इसलिए खेत में बिजली गिरती है, तो सबसे ऊपर आदमी होता है, आदमी मरते हैं, 100-100, 200-200 लोग आदमी मर जाते हैं। फिर जमीन के ऊपर का पानी सूख गया है, तो गर्मी जैसे ही आई, थोड़ी सी हवा चली तो जड़ें में दम बची नहीं, तो पेड़ उखड़ जाते हैं। समुद्री इलाके में आपने मैनग्रोव को काट दिया तो तेज हवाएं चलने लगी, मिट्टी खूब बह के आती है। दिल्ली में आप देखें तो पावर प्लांट तक की राख आ जाती है, कभी राजस्थान से राख आ जाती है। तो इतना राख का बवंडर फैलता है, जो पेड़ पहले रोक लेता था। 250-300 किलोमीटर की हवाएं चलने लगी पेड़ कटने से। एक और महत्वपूर्ण बदलाव हुआ चाय के आने से। जो पहले बहुत सारी फसलें होती थी, चाय के आने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उपजाऊ जमीन है, वो शुगर केन के लिए तब्दील हो गई, कुछ चाय पत्ती के लिए हो गई, और बाकी बची घास के लिए हो, क्योंकि आपको दूध रेगुलर चाहिए। इस पे विदेशी दबदबा कितना है आप ये देखें कि चीनी के रेट कम है, गुड़ के रेट ज़्यादा है। जबकि अगर प्रोसेसेस को देखोगे तो गुड़ सस्ता होना चाहिए, चीनी में ज़्यादा परिष्करण है। तो चाय ज़्यादा पियो, और चाय पीने से कैंसर तक हो रहा है। खेती इतनी हो गई कम, लोगों के मशीनीकरण इतना हो गया कि पंजाब में किसान मोटे दिखाई देने लगे। बिहार का लेबर पंजाब जाके खेती करता है और उसको फायदा, नुकसान की बात छोड़े, वो जीता है। बिहार में खेती नहीं। जहाँ पे 50 फीट गहरा पेड़ लगा सकते हैं, वहाँ 1 फीट की मूली गाजर लगा के आदमी खुश हो जाए। ये खेती तो आप छत पे कर सकते हैं, आप पानी के तालाब वालाब पे राफ्ट पे कर सकते हैं,
तो इन चीज़ों का है जरूरी है। कितनी खेती हो, कितना खेत हो, 50 एकड़ खेत है, तो एक जब तक सामूहिक खेती नहीं होगी चीजें नहीं आएंगी। और समूह में कि भाई मैं एक फसल लगा रहा हूं, आप दूसरी लगा लें, और सामूहिक चौकीदारी, तो खर्चा कम आएगा। और जब बढ़ जाए चीजें, जब पैदा हो जाए, तो पहले आपस की चीजें निकाल लो, सरकार को आके बेचना नहीं है। सरकार के प्रधानमंत्री कहते हैं कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन द बिजनेस। सरकार का कोई व्यापार नहीं है कि वो व्यापार में हो, लेकिन आप देखेंगे कि सारे फसल का प्राइस सरकार करती है, सबसे ज्यादा खरीदारी सरकार करती है, गेहूं, चावल, नारियल, कोई भी चीज है सरकार रेट डिसाइड करेगी। मैंने पैदा किया तो रेट मुझे डिसाइड करना चाहिए, लागत और लागत के बाद मिनिमम प्रॉफिट सरकार डिसाइड कर लेती, तुम्हारी लागत कितनी हो, हम इतने में खरीदें। और एक बार सरकार करती तो जो व्यापारी है वो उससे नीचे करेगा, बाद में वो महंगी बिकती है। तो समाज को चाहिए कि खेती में जो भी उपज हो पहले हिस्सेदारी बांट ले। जैसे फॉरवर्ड ट्रेडिंग होती है तो फॉरवर्ड ट्रेडिंग कर ले कि आज मैंने चावल दिया और जब गेहूं की फसल आएगी तो मैं गेहूं ले लूंगा, जब सब्जी चाहिए होगी तो मैं आप सब्जी। तो जैसे ही चावल की फसल हो बांट दे लोगों को। सब चीजें सरकार की मंडी में जाने की क्यों जरूरत, सरकार के पास जाए फिर वापस जनता के पास। तो पानी इंग्लैंड तक जाएगा, जैसे अंग्रेजों में कहते थे इंग्लैंड तक जाएगा, वापस आएगा तो आधा तो खत्म हो जाएगा। तो ये एक सामूहिक चीजों की जरूरत है। गांवों में एक विजडम कम रिसोर्स सेंटर होना चाहिए, जहाँ पे लैब हो, जहाँ ये बता सके, और जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम, सब चीज़ों का रुपए में ट्रांजैक्शन क्यों जरूरी है। जब आप कहते हो कि सब चीज़ों का दुनिया में डॉलर में ट्रांजैक्शन होना है, तो प्रश्न तो ये है कि गांव में भी रुपए में क्यों होना चाहिए। आप अदला बदली कर सकते हैं, बार्टर सिस्टम। तो जितने भी इकोनॉमिक सिस्टम आए उसमें बार्टर सिस्टम सबसे लंबे समय तक चला। और जब सोने के चांदी के सिक्के भी चले तो अभी बार्टर सिस्टम लोअर लेवल पर चलता रहा। तो आज भी हमें करेंसी के बारे में, फ्लक्चुएशन के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमको लोकल स्तर पर बार्टर सिस्टम के बारे में सोचना है। पहले अपनी चीज़ें पूरे करें। तो अगर हमको पूरे देश को ठीक करना है और हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, तो पहले अपने को ही ठीक करना होगा। और अपने को ठीक करना है मतलब खेती ठीक करना है। खेती ठीक करना है तो खेती में जो लोग लगे हैं उनकी मनस ठीक रहे, तो वो एक जरूरी है कि नंदी रहने दिया जाए, उससे खेती हो। दूसरा जो नुकसान किया है किसानों ने, वो सांप मार दी, अनाधन तरीके से सांप मार दिए। तो जब सांप मारे गए अनाधन तरीके से, तो जितने इंसेक्ट्स हैं, जितने कीट पतंगे हैं, सांप खा जाता था। तो जितना जहर फैलता था वो सांप के पास केंद्रित हो जाता था। तो आपको इंसेक्टिसाइड छिड़कने की जरूरत नहीं होती थी। और सांप को अगर आप छेड़ो नहीं तो सांप अपने रास्ते निकल जाता, वो मारता आता नहीं है। तो पूर्व में जो खेती होती थी सांप अपनी जगह रहते थे, कुछ समय निकलते थे, जब फसल सूख जाती थी वो अपने बिल में चले जाते, क्योंकि सूखी जमीन पे वो रहेंगे नहीं। जब फसल वैसे है तो अपने रहेंगे। तो एक वो सामंजस्य था। आज भी कहते हैं कि अगर जिस जमीन पे सांप है वहां 7% पैदावार ज्यादा होगी बजाय उसके जहां सांप नहीं है। ये डाटाज हैं उनके, जो स्नेक चार्मर नहीं, जो स्नेक्स के बारे में स्टडी करते हैं, जो स्नेक्स को पकड़ने का काम करते हैं। एक सज्जन है जो 25 साल से स्नेक्स पकड़ रहे हैं, उनसे हमारी एक लंबी चर्चा हुई और उनका बहुत बड़ा अनुभव है कि जहाँ भी ऐसा है आदिवासी इलाके में, वो एक चीज़ें उस तरह से। फिर सारे देश में एक जैसी खेती, तो पहाड़ी पे अलग होगी, यहाँ अलग होगी, लोकल में उत्पाद बिकना। अब आज ऐसा हो गया कि जनवरी में खरबूज बिकने लगा, तरबूज, सब चीज़ें। तो पहले लोकल डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी, इस तरह की चीज़ें जरूरी हैं, तब जाके किसान की हालत ठीक होगी, किसान की होगी, समाज की होगी, एक सांस्कृतिक विकास होगा। अन्यथा वह कोशिश हो रही है, पिक्चरें बन गई हैं कि 2030-32 तक आपके पास कुछ नहीं होगा,
रोबोट्स चलाएंगे, खेती करेंगे, आप लेकिन खुश होंगे, ऐसा कहते हैं। तो हमको डिसाइड करना है कि हमको कैसा कृत्रिम ज्ञान से चाहिए है या जीवंत ज्ञान चाहिए, आदमी को काम करना है या रोबोट्स को काम करना है। और जेनेटिक का एक और सबसे बड़ा सीरियस इशू जो आया है सामने, कि दिल्ली के आसपास पहले जो चावल धान लगती थी वो अक्टूबर में पक जाती थी, तो कई लोग जला देते थे जो बचा हुआ, हालांकि जलाना नहीं चाहिए, तो वो धुआं, उस समय इतनी हवा रहती थी कि धुआं हो जाता था। फिर जेनेटिक्स लगने लगा मॉडिफाइड, तो अब वो अक्टूबर एंड में या नवंबर फर्स्ट वीक में कटता है। तो उस समय भारत में जो एयर सर्कुलेशन है वो काफ़ी स्टैंड स्टिल हो जाता है, तो पराली जलती है और दिल्ली में स्मोक हो जाता है। वाहन बढ़ गए हैं, इतने वाहनों की ज़रूरत नहीं है। गांव में भी आप मोटरसाइकिल लोन ले लो जी, ये कर लो जी, तो वो इतने वाहन बढ़ा दिए, स्मोक हो जाता है। तो एक तो जेनेटिक सीड्स के कारण स्मोक की समस्या भारत में, दिल्ली में देखने को मिली, इस पर चर्चा नहीं होती है। लेकिन जितना थोड़ा बहुत अनुभव आया, जितना लोगों ने कहा, उसमें एक महत्वपूर्ण कारण जेनेटिक सीड का है, दूसरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का बढ़ना है। इंडस्ट्रीज चल रही थी, उससे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ रहा था। बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन में 1987 से 2000 तक देखा, तब स्मोक नहीं पड़ता था। ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। तो ये एक चीज़ है। अब इसमें अंत चीज जो महत्वपूर्ण है कि आज खाड़ी देशों में जो युद्ध हुआ और इससे एनर्जी क्राइसिस आ गया, तो कल फार्म सेक्टर में भी एनर्जी क्राइसिस आएगा, तब खेती कैसे करोगे, ये बहुत सोचने का है। जब ईंधन इतना महंगा हो जाएगा, ट्रैक्टर नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं हैं, डीजल, तो लोग कहेंगे बिजली पे आ जाओ जी, तो बिजली से तो ट्रैक्टर नहीं चलेगा, फिर वो कहेंगे आप ईवी ट्रैक्टर ले लो। कितना खर्चा हम कर सकते हैं। तो हमें अपनी नीति बनानी होगी, और एनर्जी क्राइसिस जैसे आ रहा तो उसके कारण हमको गोबर गैस जैसे संयंत्र भी थोड़ा बढ़ाने पड़ेंगे, जिससे मैन्योर अपना हो जाए। और फिर लास्ट चीज़ जो महत्वपूर्ण है कि जिस देशों ने भी उर्वरक बेचा, जैसे भारत ने पहले चाइना को लोहे का खनिज बेचते थे, दूसरे खनिज बेचते थे, और वहाँ से हम स्टील खरीदते थे। इंग्लैंड में कॉटन जाता था, वहाँ से कपड़े, तो हम तो सस्ते में बेच देते, वहाँ से बहुत महंगे आते थे। आज भी गेहूं 20-22 रुपए किलो बिक जाता है और आटा 45 रुपए, आलू 20 रुपए है, चिप्स 200-300 रुपए। तो किसानों से और उनके आसपास जुड़े हुए लोगों से एक सामूहिक बनाए, सिर्फ गेहूं नहीं बेचें, अगर वो आटा पीस बेच सकते हैं तो वो आटा बेचें, और खाली बैठे रहते हैं तो मैनुअल चक्की चलाएं, इतना प्रदूषण क्यों करना चाहिए कि बिजली की चक्की चलाएं। और ऐसा करते हैं तो एक आकलन है कि देश में 5.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, गेहूं चावल अपने हाथ की चक्की से पीस के, और वो स्लो ग्राइंडिंग होगी तो सेहत के लिए बहुत अच्छी होगी, उसके मिनरल्स बचे रहेंगे। जो बिजली की चक्की है जिसमें हाई टेम्परेचर आ जाता है तो मिनरल्स खत्म हो जाते हैं, मैदा आ जाती तो पेट खराब हो जाता, तो वैसा आटा बेच सकते हैं हम। तो किसानों को चाहिए कि वो फसल अपने पास रखें, गांव में बांटें, आटा बेचें, चावल का आटा बेचें, दाल बनी हुई, चने की दाल वगैरह सब, तो और ये चीज़ें चलाएंगे तो भारत का किसान भारत की तकदीर बदल सकता है, बजाय सरकार उसकी तकदीर बदले। लेकिन सरकार महत्वपूर्ण होती है, शुरुआत असिस्टेंस चाहिए, शुरुआत मार्गदर्शन चाहिए। तो सामूहिक रूप से हम चलेंगे तो हम एक पूरे देश को ठीक कर सकते हैं कुछ वर्षों में, 5-7 वर्षों में, और हम दुनिया का मार्गदर्शन भी कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे चीज़ें बदलती हैं। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में हम इकोनॉमी ऑफ फॉरेस्ट एक्वाकल्चर की बात करेंगे कि फॉरेस्ट्री कितनी चाहिए, कैसे चाहिए, एक्वाकल्चर कैसे चाहिए, इन सब का आपस में सामंजस्य कैसे होता है, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।